हेलो गाइस, मेरा नाम ललित कुमार है और आज हम पढ़ेंगे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो बिहार के अंदर कराया जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बिहार इलेक्शन से पहले 2025 के अंदर। तो आप इसमें जानेंगे कि एसआईआर क्यों कराया जा रहा है, किस तरीके से होता है, उसको कराने की प्रोसेस क्या होती है और अपोजिशन पार्टीज का उस पर क्या कहना है, सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या कहना है, और उसके बाद हम जानेंगे कि व्हाट आर द बेनिफिट कि हम जब इलेक्शन कमीशन एसआईआर करा रहा है और उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के अंदर। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे और इसको नाम दिया गया एसआईआर बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट में क्या केस चल रहा है, पूरा डिटेल्ड वन बाय वन हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। तो आज की वीडियो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर। नाउ सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज एसआईआर। ठीक है, अब व्हाट इज एसआईआर? एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतलब एक तरीके की इंटेंसिव रिवीजन सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम कराता रहता है, जिसमें ये फाइंड आउट किया जा सकता है कि इंडिया लाइक किसी की 5 साल के बाद एक स्टेट में इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पे किसी की डेथ हो गई है तो उनका वोटिंग लिस्ट से नाम कट करना, न्यू 18 ईयर्स के वोटर्स जो आते हैं उनका नाम ऐड करना। तो ये एक प्रोसेस है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रूटीन बाय रूटीन करवाता रहता है, विद इन ए टाइम फ्रेम कराता रहता है। लेकिन व्हाट इज द स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कि समटाइम ये होता है कि देयर इज लाइक 2000 इन 2000 के अंदर एक टेक्नोलॉजी डिफरेंट थी जो वर्क कर रही थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में। अभी एक न्यू टेक्नोलॉजी है, नए एआई मॉडल्स आ चुके हैं, तो उसके थ्रू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वर्क कर रहा है। तो टेक्नोलॉजी डिफरेंस होते हैं, तो देयर इज द कुछ फेक आईडीज बनने के चांसेस होते हैं, या कुछ नंबर्स डिलीट ना हुए हों, या कुछ नए नंबर्स डबल टाइम बन गए हों। तो उसके लिए इन्होंने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का वो कराया गया है। और इसमें क्या किया गया है कि वोटर्स को बोला गया है कि आप वेरिफिकेशन दें कि आप इंडिया के नागरिक हैं और आप वोट करने का हक रखते हैं। तो इसके लिए तो एसआईआर एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जो कॉम्प्रिहेंसिव वेरिफिकेशन एंड अपडेट ऑफ इलेक्टोरल रोल्स कि आप अपडेट कराएं अपने आप को। तो हर एक वोटर को बोला गया है कि आप अपने आईडी दीजिए और आप अपने आप को प्रूफ कीजिए कि आप इंडिया के नागरिक हैं। दूसरी चीज इसमें यह किया गया है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स, कुछ ऐसे वोटर्स ना आ जाएं कि जो एलिजिबल ना हो और उनका वोटिंग लिस्ट के अंदर नाम हो। कुछ ऐसे हो जिनको जो बाहर हैं लेकिन वो एलिजिबल है, उनको ऐड ऑन करना। तो लाइक उसमें जोड़ना भी पड़े, कुछ लोग हैं जो जुड़ेंगे, कुछ लोग हैं जो घटेंगे। तो वो एक पर्पस है बिहार के अंदर कि एक वोटर्स को कंप्लीटली कि एक ऐसी वोटर्स लिस्ट तैयार हो जो एलिजिबल हो वोट करने के लिए। लास्ट एसआईआर, नोट एसआईआर पर टाइप ऑफ एसआईआर जो लास्ट हुआ था बिहार के अंदर वो 2003 के अंदर हुआ था, और ये 14 जुलाई 2003 से 14 अगस्त 2003 तक हुआ था। ठीक है, बट मतलब इसमें सिर्फ ये कैलकुलेट किया गया था कितने लोगों की डेथ रेट हुई है। तो जिन लोगों की लास्ट 20 पिछले 2003 से पिछले 20 सालों में डेथ हो गई होगी उनको साइड ऑफ कर दिया गया होगा, तो उनको नाम कटा गया होगा। करंट प्रोसेस क्या है कि भाई इसको किस तरीके से कराया जाएगा। तो इलेक्शन कमीशन का आप जानते होंगे कि बूथ बाय बूथ, हर एक बूथ के ऊपर एक कुछ बीएलओज होते हैं जिसको बूथ लेवल ऑफिसर बोलते हैं, जो कि लोकल पर्सन होता है, लाइक टीचर होता है या फिर कोई वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब करने वाला पर्सन होता है। तो वो बीएलओज होते हैं जो घर घर पे जाके सर्वे करते हैं कि हाँ भाई आपके घर में कितने लोग रह रहे हैं, आपके घर में कितने लोग ऐसे हैं जो 18 साल से ऊपर हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो वोटर लिस्ट में ऐड थे लेकिन उनकी डेथ हो गई है तो उनका नाम कट हो जाएगा। जो लोग वहाँ पे प्रेजेंट हैं तो वो लोग वहाँ पे अपना आईडी देंगे और वो वेरीफाई करके और डॉक्यूमेंट सबमिट कर देंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट के ऊपर, एंड उनसे उनका नाम बचा रहेगा। तो करंट प्रोसेस यही है कि बीएलओज घर घर पे जाएंगे, वो डॉक्यूमेंट को फिल करेंगे एंड वो पूछेंगे कि कितने लोग रहते हैं, कितने लोग हैं जो 18 साल से ऊपर है जो वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे, और उनका नाम लिस्ट के अंदर डाला जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनकी डेथ हो गई होगी तो उनका नाम लिस्ट से कट कर दिया जाएगा। यही एक प्रोसेस है। नाउ व्हाई एसआईआर इन द बिहार। देखिए, इस वाले क्वेश्चन का ना कोई डिबेट नहीं है कि बिहार से ही क्यों स्टार्ट किया गया। उससे पहले दिल्ली में इलेक्शन हुआ, हरियाणा में इलेक्शन हुआ, बॉम्बे में महाराष्ट्र में इलेक्शन हुआ, तो वहां पे एसआईआर क्यों नहीं लागू किया गया? व्हाई इज इन द बिहार। देखिए, अच्छे काम की शुरुआत जिस दिन से आप कर लेंगे उस दिन से ही आपके साथ में अच्छा होने लगेगा। अब इसके पीछे अप्रोच को अगर देखा जाए, एसआईआर की प्रोसेस को अगर देखा जाए, एसआईआर को करने का मोटिव देखा जाए, अगर जो मोटिव एक्चुअल में जो हम बता रहे हैं वही मोटिव है तो बहुत ही अच्छी चीज है, ऐसा तो होना चाहिए, एसआईआर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन एसआईआर बिहार से ही स्टार्ट हो रहा है, इसका कोई डिबेट है नहीं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि बिहार के बाद हर एक स्टेट में कराया जाएगा। ठीक है, दैट मींस कि बिहार से शुरुआत हो गई है, तो व्हाई इज इन बिहार, तो वो नहीं होगा। ठीक है, अब बिहार के अंदर आप जानते हैं कि सबसे पहला पॉइंट है कि बिहार के अंदर एसआईआर की जरूरत क्या है। तो बिहार के अंदर सबसे ज्यादा लोग ऐसे हैं जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मजदूरी करने के लिए जाते हैं, या वहां पे नौकरी करने के लिए जाते हैं, या अपना कोई काम धंधा करने के लिए जाता है।
तो अर्बनाइजेशन, दूसरी चीज गांव को छोड़ के लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं। अगर गांव को छोड़ के लोग शहरों की तरफ आ रहे हैं, वो शहरों में ही बसने लग रहे हैं, तो अब उनका वोटिंग के डे पे वहां पे नहीं जाएंगे, तो अब वो शहर पे परमानेंट रेजिडेंस हो गया, तो उनको अपना वोट शिफ्ट कराना है। या फिर वो बिहार से माइग्रेट ही हो गए हैं दूसरे स्टेट में। जैसे आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो काफी सारे बिहार के लोग दिल्ली के अंदर रहने लग रहे हैं, और दिल्ली के अंदर जब वो रहने लग रहे हैं तो अब वो दिल्ली के ही हो गए हैं। वो साल में एक बार छठ पूजा पे या इस तरीके से जाते हैं, लेकिन वो रहते दिल्ली के अंदर ही हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर वो दिल्ली में अपना वोट बनवाना चाहता है तो उसका वोट दिल्ली में ही बना दिया जाए, बिहार के अंदर उसका वोट क्यों बनाया जाए। तो ये एक रीजन था, रैपिड अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन। तो मतलब एकदम शिफ्ट हो रही है पॉपुलेशन, क्योंकि चीजों को एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान और सुगम हो गया है। दूसरी चीज, यंग सिटीजन बिकमिंग एलिजिबल टू वोट। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पिछले 6 महीने में, क्योंकि 2024 के अंदर इलेक्शन हुआ जो प्राइम मिनिस्टर को चूज करने के लिए, एमपी चूज करने के लिए हुआ, उसके अंदर उसके बाद से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 18 साल के हुए होंगे। उस टाइम पे 18 साल के नहीं हुए थे, लेकिन अब 18 साल के हो गए हैं, तो नए वोट हैं वो ऐड होंगे। तो न्यू वोट विल ऐड, जो 18 प्लस होंगे, तो नए वोट भी तो ऐड होंगे ना। ये है नॉन रिपोर्टिंग ऑफ डेथ। कुछ ऐसी रिपोर्टिंग सामने आ रही थी जिनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन उनका वोटिंग लिस्ट में नाम है, क्योंकि एक टाइम टेकन प्रोसेस है कि जिसमें जिनकी डेथ हो गई है उनका नाम ऐड है वोटिंग लिस्ट के अंदर, लेकिन उनका नाम कट नहीं हुआ है। तो इसलिए अगर हम एसआईआर करा देंगे तो उसमें एक इंक्लूसिव डाटा निकल के आ जाएगा कि इतने लोगों की डेथ हो गई, क्योंकि बूथ ऑफिसर, जो कि मैंने बताया प्रोसेस के अंदर कि बीएलओज जो हैं वो बूथ ऑफिसर घर घर जाएंगे, घर घर जाएंगे तो उनके पास एक सर्वे होगा। तो दैट्स वाई नॉन रिपोर्टिंग ऑफ जो डेथ है वो वाला डाटा हमारे पास एक एक्यूरेसी के साथ में, ज्यादा एक्यूरेसी के साथ में आएगा। दूसरा एक कंसर्न, सबसे बड़ा कंसर्न जो लाइक पॉलिटिकल पार्टीज आपस में एक दूसरे पे लगाती रहती है, बट इलेक्शन कमीशन का भी कहीं ना कहीं पे मानना है कि कुछ बाहर के प्रवासी देशों से प्रवासी लोग या बाहर के देशों के लोग आके बस गए हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, ठीक है, प्रवासी भारतीय हैं, मतलब वो भारतीय नहीं है लेकिन वो बिहार में आके बस गए हैं। तो उन लोगों को, और उन लोगों का आधार कार्ड या कुछ कार्ड है जो बन गया है, वहां का लोकल रेजिडेंस कार्ड बन गया है, तो उसको हम कट कर देंगे कि भाई ये यहाँ के भारतीय नागरिक है ही नहीं, तो इनको वोट डालने का अधिकार भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक सही कंसर्न पॉइंट्स है। दूसरी चीज भाई, चाहे अपोजिशन पार्टी हो चाहे जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी है वो हो, दोनों पार्टियों को चाहिए कि एक इलेक्शन साफ सुथरे रूप से हो जिसमें एलिजिबल वोटर ही वोट डालें। तो सबसे एरर फ्री इलेक्शन अगर कराने होते हैं तो एरर फ्री इलेक्शन का सबसे बेस्ट नजरिया ये है कि अगर आपके पास वोटिंग लिस्ट एक ठीक होगी जो एरर फ्री होगी, तो डेफिनेटली आप एरर फ्री इलेक्शन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि बाकी इलेक्शन प्रोसेस में तो सिर्फ वोट डालना और वोट काउंटिंग्स और वो है, तो वो एक अलग मेथड हो गया। लेकिन अगर आपके पास एक जो वोटर्स की लिस्ट है वो ही अगर एरर फ्री नहीं है, तो डेफिनेटली एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा, साफ सुथरा इलेक्शन नहीं होगा जिसमें दोनों पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। ठीक है, इसके अलावा लास्ट इंटेंसिव रिवीजन वाज इन 2003। तो लाइक 22 साल हो गए हैं जिसमें हमने लास्ट इंटेंसिव रिवीजन किया था, नॉट ऐसा यार, इंटेंसिव रिवीजन हुआ था इन 2003 के अंदर। तो 2003 के अंदर जब इंटेंसिव रिवीजन हुआ था उसके बाद 22 साल हो गए, तो 22 साल के अंदर काफी सारे नाम ऐसे होंगे जो कट नहीं हुए होंगे, काफी सारे एरर्स होंगे। दूसरी चीज, एक टेक्नोलॉजी से दूसरी टेक्नोलॉजी पे अगर इलेक्शन कमीशन शिफ्ट हो रहा है तो उसमें डेफिनेटली एक एरर आएगा। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने भी एक चैलेंज है, चुनाव आयोग के सामने भी एक चैलेंज है कि हम किस तरीके से पुराने वोटर्स को बिना कम से कम परेशान किए न्यू टेक्नोलॉजी के साथ में अडॉप्ट कर लिया जाए। एक ऐसी वोटर लिस्ट तैयार कर दें कि वहां से वो वोटर्स ट्रांसफर होकर न्यू टेक्नोलॉजी के साथ भी आ जाए, और हम उसमें जो एरर आ रखे हैं, जो ओल्ड वोटर्स लिस्ट है उसमें जो एरर आ रखे हैं उस एरर को भी दूर कर दें। तो ये चुनाव आयोग के सामने भी एक चैलेंज है, और वो किस तरीके से उसका एक मीडियम उसने फाइंड आउट किया है कि एसआईआर के थ्रू मैं वैसा कर सकता हूँ। ठीक है, एसआईआर को करने की प्रोसेस क्या है, तो मैंने आपको बताया बीएलओ जो हैं वो घर घर जाएंगे, डोर टू डोर जाएंगे, वो आपका वेरिफिकेशन करेंगे, आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स दिखा के आप उसको वहां पे अपना फॉर्म फिलअप करा सकते हैं और सबमिट कर दें बीएलओ को। बीएलओ से ही प्रोसेस स्टार्ट होती है। बीएलओ सबसे छोटी कड़ी होती है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए ग्राउंड पे वर्क कर रही होती है। ठीक है, दूसरा, पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं, बूथ लेवल एजेंट, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो ऑफिसर्स हैं लाइक बीएलओज है, तो कुछ टीचर्स होते हैं, कुछ वहाँ पे गवर्नमेंट अदर गवर्नमेंट सर्विसेज कर रहे होते हैं, वो बीएलओज होते हैं गवर्नमेंट के। तो अब उन बीएलओज को तो डोर टू डोर जाके वेरिफिकेशन करना होता है। दे कैन टेक द हेल्प, और जो अगर तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को कोई कंसर्न है तो अपने बूथ लेवल एजेंट के थ्रू वो इस एसआईआर में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं बीएलओज की। वो देख सकते हैं कि बीएलओज कुछ चीटिंग नहीं कर रहा है कोई, या बीएलओज ने किसी ऐसे इंसान की वोट को कट कर दिया हो जो जीवित है, तो वो पार्टी अपना ऑब्जेक्शन देके और वो वोट बनवा सकते हैं, ऐसा है। डॉक्यूमेंट अपलोडेड कंप्लीटली, इस प्रोसेस को कंप्लीटली ऑफलाइन करने के बजाय ऑनलाइन किया गया है कि आप डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कीजिए, साइट के ऊपर अपलोड कीजिए, और उसको ऑफिशियल जो गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑफिशियल्स है वही उसको एक्सेस कर सकते हैं।
तो डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद कि भाई डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया, इसके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लेते हैं और फिर उसके बाद उनको वोटर कार्ड जारी कर दिया जाता है। स्पेशल कंसिडरेशन ऑफ द वनरेबल ग्रुप, बेसिकली वनरेबल ग्रुप वो होते हैं जो या तो बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हैं, तो उनकी संख्या डेफिनेटली सी बात है कम होगी। पीडब्ल्यू फिजिकल हैंडीकैप है, उसके लिए और भी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि फिजिकल हैंडीकैप एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जा सकते, कुछ अंधे होते हैं, कुछ लाइक कि पैर से विकलांग हैं, तो वो एक चैलेंज होता है। पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वो अपनी रोजी रोटी के ऊपर जाएंगे या वेरिफिकेशन कराने के लिए जाएंगे, क्योंकि डेफिनेटली कुछ लोग इंडिया के अंदर बहुत बड़ी पॉपुलेशन में एक हिस्सा ये है कि अगर वो दिन भर काम ना करे तो उनके पास शाम को खाने के लिए पैसा नहीं बचेगा। तो दिस इज द प्रोसेस, तो उनको स्पेशल कंसिडरेशन दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एसआईआर के प्रोसेस के अंदर। फिर उसके बाद आते हैं कि भाई इतना हल्ला मचा हुआ है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस भी गया हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स क्या है। सुप्रीम कोर्ट का पहला कमेंट जो है, कंडक्टिंग एसआईआर इज एक्सक्लूसिव एंड इंडिकेटिव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। वोटर्स लिस्ट कैन नॉट बी स्टैटिक, मस्ट बी रिवाइज पीरियडिकली। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि वोटर लिस्ट है वो कभी भी एक नहीं हो सकती, उसको टाइम टू टाइम चेंज होती रहेगी, क्योंकि भाई हर साल ऐसे लोग होंगे ना जो 18 साल से प्लस हो रहे होंगे, और हर साल कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी डेथ हो रही होगी, तो डेफिनेटली सी बात है कि एक डाटा है वो चेंज होता रहेगा विद इन द टाइम फ्रेम। भाई अगले 6 महीने में कौन कौन बच्चे होंगे जो 18 साल से ऊपर हो रहे होंगे, कौन कौन ऐसे होंगे जिनकी डेथ होगी, आप नहीं पता लगा सकते ना, तो पीरियडिकली वो चेंज होती रहनी चाहिए। वोटर लिस्ट एक स्टैटिक नहीं हो सकती है, ठीक है। SIR exercise is voter friendly and not exclusionary प्रोसेस। तो बेसिकली SIR जो एक्सरसाइज है वो वोटर फ्रेंडली होनी चाहिए, ठीक है। अब लाइक कुछ लोगों को लगता है कि वोटर, आप देखो हर किसी के लिए ना फ्रेंडली एक वर्ड ऐसा है कि वो एक अलग मोटिव साउंड करता है किसी के साथ। अब जैसे कि कुछ दोस्त होते हैं जिनको आप बहुत खास दोस्त मानते हो, कुछ दोस्त होते हैं जिनको आप सिर्फ दोस्त मानते हो, जिनसे कभी कभी हाय हेलो होती है, आप थोड़ा बहुत हंस के खुल के बात कर लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ में आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है, जिनके साथ आप खाना खाना भी प्रीफर करते हो, जिनके साथ खेलना भी प्रीफर करते हो, जिनके साथ किसी भी तरीके की कोई भी बात आप शेयर कर सकते हो। तो अब SIR किसी के लिए फ्रेंडली हो सकती है, किसी के लिए फ्रेंडली नहीं भी हो सकती है। तो इस चीज को लेके कि वो वोटर फ्रेंडली है या नहीं है, इसके हर एक पर्सन के अलग अलग ओपिनियन होते हैं, तो इसमें मैं कोई ओपिनियन नहीं दे रहा हूं, इसके ऊपर आप अपना ओपिनियन बना सकते हैं। मैं सिर्फ एक प्रोसेस को बता रहा हूं कि SIR क्या होता है, SIR क्यों होता है। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज को फेवर नहीं कर रहा हूं, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टीज के अगेंस्ट में नहीं हूं। आप खुद डिसाइड कीजिए कि पहले ये जाने कि SIR क्या है और SIR क्यों कराई जा रही है। उसके बाद SIR की प्रोसेस में 1000 कमियां हो सकती है, मैं मना नहीं कर रहा हूं कि कमियां नहीं होंगी कमियां, बट आप अपना विजन इस प्रोसेस को जानने के बाद एक थॉट प्रोसेस बनाए ना, कि मीडिया में क्या चल रहा है उसको देख के आप अपना थॉट प्रोसेस ना बनाएं। तो SIR एक्सरसाइज वोटर फ्रेंडली होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक्सपेंडेड 7 to 11 डॉक्यूमेंट शोइंग द वोटर फ्रेंडली अप्रोच। भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक 7 डॉक्यूमेंट्स रखते हैं कि भाई आप अपना रेजिडेंस सर्टिफिकेट दिखाएंगे, आप अपना इनकम सर्टिफिकेट दिखाएंगे, आप हाउस बिल दिखाएंगे। इस तरीके से उन्होंने एक 7 डॉक्यूमेंट की लिस्ट थी, उसको एक्सटेंड करके 11 डॉक्यूमेंट किया गया। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो किया गया था सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रिसेंटली लास्ट हियरिंग में या इंटरिम ऑर्डर में उन्होंने एक कमेंट किया था कि आधार कार्ड को भी इंक्लूड करना पड़ेगा SIR में, इलेक्शन कमीशन को SIR प्रोसेस को वोटर्स फ्रेंडली बनाने के लिए। तो आधार कार्ड को भी मानने के लिए बाध्य किया गया था इलेक्शन कमीशन को। कोर्ट एम्फेसाइज ट्रांसपेरेंसी एंड इन डिलीटेशन प्रोसेस। अब देखो नई वोट और ऐड हो रही है, इसमें किसी भी पार्टीज को कोई टेंशन नहीं है, कोई भी पार्टीज ये नहीं करेगी कि 18 साल से प्लस के लोगों की वोट ऐड क्यों की जा रही है। ना ही इवन जो पोजीशन में है जो पार्टी जो अभी सत्ता के अंदर है और जो विपक्ष के अंदर बैठी हुई पार्टी है, उनको कोई दिक्कत नहीं है जिनकी वोट ऐड हो रही है, नई वोट ऐड हो रही है, उस पर किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया है, कोई कमेंट नहीं आया उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन जो प्रोसेस डिलीट हो रही है, जो वोट्स डिलीट हो रही है, उनके ऊपर क्वेश्चन रेज किए हैं सोशल एक्टिविस्ट ने या फिर कोई भी जो अपोजिशन पार्टी है उसने, उन सबने अपने अपने कमेंट ऐड किए हैं कि ये गलत हो रहा है, इस तरीके से हो रहा है। तो उसके अंदर कोर्ट ने किया है कि भाई उसको ट्रांसपेरेंसी रखो। तो ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए उन्होंने क्या किया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी वोटर लिस्ट से जिनके नाम कटे हैं, वोटर्स लिस्ट से जो भी नाम कटे हैं, उनको डिस्प्ले किया जाए अपने डिस्ट्रिक्ट के। आप किसी भी तहसील में या वहां पे जाके आप देख सकते हैं कि किनका नाम कटा है और किस रीजन से कटा है, और उसका रीजन भी दिया जाए, उसका एक रीजन भी दिया जाए कि वो क्यों कटा है, ठीक है। तो उसको एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है कि भाई इस पर्सन का वोट कटा है, इसका उसके आगे एक रीजन लिख दिया जाएगा कि इसकी डेथ की वजह से इसका रीजन कटा है, वोट कट गया है, या उसने कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करने में वो असमर्थ रहा है तो उस डॉक्यूमेंट सबमिशन का लिख दिया जाएगा कि इस डॉक्यूमेंट को सबमिट नहीं किया गया इसके लिए, इसलिए उनका नाम कटा है। तो एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी रखी गई है। और देखो बेसिकली क्या होता है ना कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है दिल्ली के अंदर, बिहार से कोई भी पर्सन दिल्ली के अंदर तो अप्रोच नहीं करेगा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसको और भी इजी प्रोसेस करते हुए उनके डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में या उनके तहसील में वहां पे उसको पब्लिसाइज किया और इंटरनेट के ऊपर भी इस साइट को अवेलेबल कराया गया है कि वो साइट अवेलेबल होगी। अब पॉलिटिकल पार्टी जो क्रिटिसिज्म कर रही है और वो क्यों कर रही है,
तो सबसे पहले हमारे अपोजिशन में 8 मेजर पार्टीज हैं, कांग्रेस है, टीएमसी है, तृणमूल कांग्रेस, सपा है, डीएमके है, आरजेडी है, सीपीआईएम है, आप है, शिवसेना, उद्धव गुट है, जिन्होंने क्रिटिसाइज किया है इसको, एसआईआर को। लेकिन मेरे को बस एक चीज समझ में नहीं आती है कि एसआईआर को क्रिटिसाइज कर रही हैं ये सारी की सारी पार्टियां, लेकिन राहुल गांधी इससे पहले वाले जो प्रोसेस है, मतलब बेसिकली मेंशन मैं इसलिए कर रहा हूं कि इससे पहले वाले प्रोसेस में राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने प्रूफ दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को उसका जवाब देना चाहिए नहीं देना चाहिए, ये एक डिबेटेबल इशू है। और उसमें जो प्रूफ दिखाए गए उनकी कितनी सच्चाई है ये मेरे को नहीं पता, लेकिन जो मीडिया के अंदर आज के टाइम पे नैरेटिव है कि राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे लगाए हैं। तो बेसिकली अगर वो वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को मान्य करना होगा, ठीक है। हाँ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के प्रोसेस में हो सकता है कि उन लोगों का वोट कट गया जिनको वोट करने के लिए वो एलिजिबल हैं, लेकिन वो डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं कर पाए, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए, तो उनका वोट कट गया, ठीक है। तो आप उन वोटर्स को सिलेक्ट कीजिए और आप उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने आप एप्लीकेशन दीजिए, आपका वोट फिर से बन जाएगा। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि वो एसआईआर का विरोध क्यों कर रहे हैं। एसआईआर तो होनी चाहिए, अगर वोट चोरी को रोकना है तो एसआईआर तो कंपलसरी है कि होनी चाहिए, ठीक है। एक्यूज्ड सीईसी ऑफ एक्टिंग लाइक एज ए बीजेपी स्पोक्सपर्सन। दूसरा उनका कहना है कि जो चेयरमैन है हमारे ज्ञानेश कुमार गुप्ता हैं, जो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं, तो उनको ऐसे बोला जा रहा है कि वो बीजेपी के स्पोक्सपर्सन की तरह काम कर रहे हैं, बीजेपी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो आरोप हैं वो ऐसा नहीं है कि पहली बार किसी इलेक्शन कमीशन ऑफ चेयरपर्सन के अगेंस्ट में लग रहे हैं, इससे पहले भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन थे उनके लिए भी ये आरोप लगते हुए आए हैं। एलिगेशन ऑफ वोटर मैनिपुलेशन एंड डिलीटेशन ऑफ लिजिटिमेट वोटर्स। इनका कहना है कि जो एलिजिबल वोटर्स है ना उनका भी वोट वो किया गया है और वोटर्स का मैनिपुलेशन किया गया है, मतलब कुछ फर्जी वोट भी मिले हैं। जैसे कुछ ऐसे आता है कि 0 हाउस नंबर वहां पे बताया गया है, तो 0 हाउस नंबर, तो मैं आपको बता दूं कि 0 हाउस नंबर हो सकता है जो लोग बेघर हैं, जिन लोगों के पास कोई घर नहीं है, या जो लोग फुटपाथ पे सोते हैं, या जो भीख मांगते हैं, या जो और भी ज्यादा गरीब लोग हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है, वो बाबा बने हुए हैं, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते रहते हैं, और उनका वोटर आईडी अगर बना हुआ है तो उस पर 0 हाउस एड्रेस दिया जाएगा। तो 0 हाउस एड्रेस पॉसिबल है, लेकिन इसका मतलब ये है कि एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि भाई 0 हाउस नंबर के नाम से कोई फेक वोट भी बनवा सकता है। तो ये है, तो 0 हाउस नंबर का आइडिया मैं आपको बता दूं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 0 हाउस नंबर हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, आपने मतलब अपोजिशन पार्टीज कह रही है कि आधार कार्ड को कंसिडर नहीं कर रहा है चुनाव आयोग। तो बेसिकली आधार कार्ड हमारा बनता है कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद, लाइक आप रेजिडेंस प्रूफ सबमिट कर दीजिए, फादर के डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, और फिर उसके बाद हमारा आधार कार्ड बन जाता है। अब आधार कार्ड हमारा एक पहचान पत्र है जिसके लिए हम पहचाने जाते हैं कि दिस इज माई आइडेंटिटी, दिस इज माई आधार कार्ड, जो गवर्नमेंट हमें इश्यू करती है। बट आधार कार्ड कभी भी नागरिकता का पहचान पत्र नहीं है कि हम भारत के नागरिक हैं या नहीं है, इस बात से कोई लेना देना नहीं है। भारत में रहने वाले किसी भी इंसान का आधार कार्ड बन जाता है, ये हमारे सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर है। एक अभी डोगी सिंह के नाम से एक कुत्ते का आधार कार्ड बन गया था, या रेजिडेंस सर्टिफिकेट बन गया था बिहार के अंदर, ठीक है, वो भी सोशल मीडिया पे खूब वायरल हुआ था। तो बेसिकली क्या है कि आधार कार्ड आपका एक पहचान पत्र है, लेकिन नागरिकता का पहचान पत्र नहीं है। और ये चीज एक डिबेटेबल इशू है कि चुनाव आयोग नागरिकता की जांच कर सकता है या नहीं कर सकता, ये एक डिबेट का इशू है, उसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। बट सुप्रीम कोर्ट के आदेश में हुआ है कि आधार कार्ड को कंसिडर किया जाए फॉर द वोटर लिस्ट। कोल्ड प्रोसेस इज हैस्टी एंड इल प्रिपेयर्ड एंड एड हॉक बेसिस पे। बेसिकली अपोजिशन पार्टी का एक आरोप ये भी है कि भाई देखो कि एक तो रेनी वेदर है, ठीक है, तो बिहार का एक हिस्सा जिसमें कंप्लीटली बाढ़ ग्रसित एरिया होता है बिहार में, तो रेनी वेदर होने की वजह से ये बोला गया है कि भाई इस टाइम पे ही एसआईआर करानी जरूरी है। आप पूरा एक टाइम प्रोसेस दीजिए 6 महीने का लोगों को, और 6 महीने तक आप जिसमें बीएलओज हैं वो भी डोर टू डोर जाके कर पाएंगे। कुछ रिपोर्टिंग से भी आएंगे बीएलओज घर ही नहीं जा रहे हैं किसी के वेरिफिकेशन करने के लिए, वो एक जगह पे बैठ के अपनी मर्जी से डॉक्यूमेंट्स को टिक कर रहे हैं। तो देखिए जो प्रोसेस है और जिस प्रोसेस से वो काम करना है, अगर उस प्रोसेस से काम नहीं होगा तो हर एक प्रोसेस की लिमिटेशंस होती है। अगर बीएलओ घर जाके डॉक्यूमेंट साइन नहीं करा के लाएंगे, अगर बीएलओ घर जाके वेरीफाई नहीं करेगा, तो डेफिनेटली वोटर्स लिस्ट में फिर से आपके एरर आ जाएगा, ठीक है। तो अपोजिशन पार्टीज का कहना है कि जो प्रोसेस है वो बहुत एक कम से कम टाइम फ्रेम में, लेस टाइम फ्रेम में कराया जा रहा है, ठीक है। रेनी वेदर है, बारिश के मौसम में, जहां पे बाढ़ ग्रसित इलाका है, तो काफी जगह पे पहुंचना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और बहुत ही ज्यादा जल्दबाजी दिखाई गई है इस चीज को करने के लिए। तो दैट्स व्हाई ये एसआईआर है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से नहीं हो रही है, और ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डेफिनेटली आई एग्री कि ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रोसेस है उसको कंप्लीटली फॉलो किया जाना चाहिए। डिमांडेड पार्लियामेंट्री डिस्कशन, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट के अंदर ये भी बोला है कि भाई एक पार्लियामेंट्री डिस्कशन होना चाहिए कि क्या चीजें हो रही है, क्या चीजें नहीं हो रही है, क्यों चाहिए।
अपोजिशन पार्टी हमेशा पार्लियामेंट्री डिस्कशन चाहती है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है उसको एक पार्लियामेंट में डिस्कशन किया जाए जहां पे गवर्नमेंट आंसरेबल हो। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, ठीक है। और चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और सत्ता का जवाब जो अभी आज के टाइम पे बीजेपी अगर सत्ता के अंदर है तो सत्ता पक्ष का ये कहना है कि भाई चुनाव आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके बिहाफ पे हम आंसर क्यों करें। भाई सरकार तो वोट नहीं बनाती है, चुनाव आयोग बनाता है। चुनाव आयोग के अपने प्रोसेस है, अपने रूल है, सरकार का उसके ऊपर कोई भी रूल लागू नहीं होता है, कंट्रोलिंग नहीं है, कंट्रोलिंग पावर नहीं है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो इंडिपेंडेंट बॉडी है तो दैट्स वाई पार्लियामेंट में डिस्कशन क्यों करें। भाई अगर सरकार ने वोटिंग लिस्ट में से नाम काटे हो तो सरकार डिस्कशन करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार ने काटे ही नहीं, चुनाव आयोग कर रहा है। चुनाव आयोग एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, तो आप उसके वहां उनसे जाके उनसे क्वेश्चन कीजिए, आप पार्लियामेंट में डिस्कशन किस लिए चाहते हैं। तो दैट्स वाई ये पार्लियामेंट्री डिस्कशन चाहते हैं, और गवर्नमेंट का ये पक्ष है उसके ऊपर। बाकी गवर्नमेंट सही कर रही है या विपक्ष सही कर रहा है, ये आप चूज कीजिए। कंसीडरिंग द इम्पीचमेंट मोशन अगेंस्ट द सीईसी, कुछ दिन से 2 दिन पहले से ये एक हवा उड़ा है कि इम्पीचमेंट मोशन आएगा अगेंस्ट द सीईसी। इम्पीचमेंट मोशन का आपको पता ही है, 2/3 के आसपास स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू इम्पीचमेंट मोशन लेके आया जा सकता है, जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता है, गवर्नमेंट को भी पता है और अपोजिशन को पता है कि वो पास नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि बीजेपी पार्टी अगर बीजेपी पार्टी ही वोट कर देगी इम्पीचमेंट सेशन में सपोर्ट के अंदर, तो दैट डेफिनेटली चुनाव आयोग के ऊपर मुख वो हट जाएंगे। बाकी अगर अपोजिशन सारा इकट्ठा भी हो जाएगा तब भी वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका नंबर कम है, उनकी संख्या कम है। अब प्रोज ऑफ एसआईआर क्या है? देखो हर कोई बात कर रहा है कि भाई ये हो गया तो ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। देखो हवा में बात नहीं करते, हम एक मेंस यूपीएससी के मेंस के पेपर की तरीके से बात कर रहे हैं, हम एक स्टडी मटेरियल और स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अब स्टूडेंट को किस तरफ जाना है, आप इस तरफ जाना चाहते हैं इस तरफ जाके खड़े हो जाइए, आप इस तरफ जाना चाहते हैं इस तरफ जाके, लेकिन आपको टॉपिक क्लियरली पता होना चाहिए कि टॉपिक क्या है, किस चीज के ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप कभी भी कोई भी डिबेट सुनेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे कि हाँ ये चीज है क्या। जब आपको ये चीज ये पता होगी कि ये चीज है क्या, तभी आप पता लगा पाएंगे कि ये मेरे फायदे के लिए, ये मेरे नुकसान के लिए। तो सबसे पहले अनश्योर द एक्यूरेसी बाय रिमूविंग डिक्रीज द इनएलिजिबिलिटी ऑफ वोटर्स, तो वो है बिल्कुल। ऐड न्यू वोटर्स, वो एलिजिबिलिटी है। एनहांस द ट्रांसपेरेंसी विद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये भी आपको बताया कि डॉक्यूमेंट्स में 7 से बढ़ा के 11 किए गए हैं। आधार कार्ड को भी ऐड करने का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्वमेंट है, जो बीएल जितनी भी पार्टीज रोड के ऊपर या मीडिया के सामने ये दावा करती है कि ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है, अपोज कर रही होती है, अपोजिशन पार्टी सत्ता पक्ष उसका पक्ष ले रहा होता है, लेकिन उनकी इन्वॉल्वमेंट है। बीएलएज भी बीएलओज के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं, बूथ लेवल एजेंट होते हैं हर एक पार्टी के, और वो एजेंट मिलकर काम कर रहे हैं बीएलओज के साथ में। मल्टीपल डॉक्यूमेंट, पहले 7 थे, अभी 11 है फॉर द वेरिफिकेशन के लिए, तो मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ाया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। प्रोटेक्शन ऑफ वनरेबल ग्रुप, वनरेबल ग्रुप मैंने आपको बताया था, फिजिकल हैंडीकैप होते हैं, पुअर लोग होते हैं, या फिर लाइक एल्डर लोग होते हैं, ठीक है। तो वो सारे कौन ऑफ द एसआईआर, कौन में मैंने आपको बताया कि टाइम कंसर्न, देखो कंडक्टिंग द ड्यूरिंग द फ्लड इन द बिहार, तो टाइमिंग कंसर्न है। ट्रांसपेरेंसी चैलेंज है, कम्युनिकेशन गैप्स हैं बहुत सारे, क्योंकि ऐसा रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बीएलओज घर घर जाके वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। रिस्क ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ लेजिटिमेट वोटर्स, मतलब जो वोटर एलिजिबल हैं उनके लिए एक ये होता है कि उनके वोटर्स को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा इसमें से। एलिगेशंस ऑफ द सिलेक्टिव वोटर डिटेक्शन, दूसरा ये होगा कि ये एक एलिगेशन लगा रही है अपोजिशन पार्टी की सिलेक्टिव वोटर को कट कर रहे हैं, कि जैसे ये मान लीजिए एक वोटर है मेरे सामने ए नाम का, वो वोट डालता है बीजेपी को, एक वोटर है बी नाम का, वो वोट डालता है आरजेडी को, एक वोटर है सी नाम का, वो डालता है कांग्रेस को, ठीक है। तो अब लाइक वो कह रहे हैं कि ए का तो नाम लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन बी और सी का नाम कट कर दिया जाएगा क्योंकि वो आरजेडी एंड कांग्रेस का वोटर है। तो ऐसा है, तो ऐसा एलिगेशन लगा रही है अपोजिशन पार्टी। अब ये कितना पॉसिबल है या कितना नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से प्रोसेस है उस हिसाब से मेरे को नहीं लगता है कि वो मतलब इस तरीके का काम कर पाएंगे। बट हो सकता है कि आज के टाइम पे किसी लाइक हर एक गांव में ये होता है कि ये आरजेडी के वोटर्स हैं तो चलो इनका वोट कटवा दिया जाए, या ये बीजेपी के वोटर्स हैं तो इनका वोट कटवा दिया जाए। तो ऐसी चीजें सामने आ सकती हैं, ये बहुत ही ग्राउंड लेवल की चीज है जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ध्यान रखना होगा। प्रोसेस में कॉम्प्लेक्सिटी बहुत है और इनकन्वीनियंस हुई है वोटर्स को, क्योंकि एक कम टाइम फ्रेम में एक बहुत बड़ी संख्या के लोगों का ये एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जा रहा है। दैट्स व्हाई लार्ज स्केल ऑफ डिलीटेशन विदाउट क्लियर जस्टिफिकेशन। देखिए डाउट्स कहां पे क्रिएट होते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक हलफनामा दिया चुनाव आयोग ने, जिसने बोला कि जो 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं, उन 65 लाख लोगों के नाम का हम किसी कानूनी रूप से बाध्य नहीं है कि वो हम किसी पब्लिक डोमेन में डालें या लोग उसको देख पाए, हम कानूनी रूप से बाध्य नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको कानूनी रूप से बाध्य करा दिया कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर लिस्ट लगाइए, ठीक है। तो अगर चुनाव आयोग इस तरीके से काम करेगा तो वो डेफिनेटली एक क्वेश्चन मार्क उठेगा कि आप क्यों छुपाना चाह रहे हैं, आप क्यों बताना नहीं चाह रहे, ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं चाहते हैं। अब इसके स्टैटिक्स क्या हैं, वो स्टैटिक्स देखते हैं हम। स्टैटिक्स हैं कि ओवर 7 करोड़ ऑफ द पीपल सबमिटेड एन्यूमरेशन फॉर्म।
तो लगभग 7 करोड़ लोगों ने फॉर्म भर के जमा कर दिए हैं वापस, ठीक है। तो और 7 करोड़ लोगों की लिस्ट बन के तैयार है, अराउंड समथिंग कि 7 करोड़ से अबव ही हैं लोग वो। फिर उसके बाद 65 लाख नेम डिलीटेड फ्रॉम द ड्राफ्ट वोटर लिस्ट, और उसके बाद कह रहे हैं कि 65 लाख लोगों का नाम कट कर दिया गया है ड्राफ्ट ऑफ द वोटर लिस्ट में से, जो डिलीट हो रखी है उसकी एक वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट तैयार होता है। मतलब बेसिकली कट करने से पहले एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है कि ये लोग उस लिस्ट में शामिल है। तो उस ड्राफ्ट लिस्ट को, जो ड्राफ्ट लिस्ट है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगाना होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगाना होगा, और उसके सामने रीजन देना होगा कि क्यों कट रही है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन। और अपनी साइट पे भी डालना होगा, हर एक डिस्ट्रिक्ट के इलेक्शन कमिश्नर की साइट पे डालना पड़ेगा। 10-12% पीपल नॉट रिकमेंडेड इन सम डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ओनली 25% सबमिटेड देयर नेशनलिटी डॉक्यूमेंट अकॉर्डिंग टू द क्रिटिक्स। जो भी अपोज कर रहे हैं ना वो ये कह रहे हैं कि केवल 25% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने जो डॉक्यूमेंट इलेक्शन कमीशन ने मांगे थे उन डॉक्यूमेंट को सबमिट कर पाए, बाकी लोग सबमिट ही नहीं कर पाए डॉक्यूमेंट्स, केवल 25% लोग ऐसे हैं। अब इस बात का तो ये एक ट्रू, क्योंकि क्रिटिक्स ऐसा कह रहे हैं, लेकिन ये ट्रू है या नहीं है ये चुनाव आयोग इसको प्रूव करेगा। अभी चुनाव आयोग ने इस तरीके का ऑफिशियल कोई भी बयान नहीं दिया कि इतने लोगों ने डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, बट मेरा मानना है कि अगर 7 करोड़ लोगों ने फॉर्म फिल किया है तो डेफिनेटली 7 करोड़ लोगों ने वो डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे, तभी इलेक्शन कमीशन ने उनको किया। लेकिन अगर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा किया कि केवल 25% ने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, बाकी ने डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं किए, और फिर उसके बाद इलेक्शन कमीशन कह रहा है वोटर लिस्ट रेडी है हमारी, तो डेफिनेटली उसके अंदर एरर आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। और किसी भी डिस्ट्रिक्ट में 10 से 12% लोग ऐसे हैं, जो कि ये बहुत बड़ी संख्या हो जाती है कि भाई एक डिस्ट्रिक्ट में की पॉपुलेशन होगी मान लीजिए 1 लाख या 2 लाख, 2 से 2.5 लाख के बीच में एक डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए पॉपुलेशन है, तो उसमें से 20,000 वोट अगर एकदम से कट जाए, और 20,000 वोटिंग में से मतलब एक साइड की पार्टी के वोट कट जाए, तो डेफिनेटली उस पार्टी का पलड़ा हल्का पड़ जाता है वोटिंग के लिए। तो ऐसे 10 से 12% है। और देखो चुनाव आयोग भी ये कह रहा है कि हमने वनरेबल ग्रुप के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत आती है ना, वो वनरेबल ग्रुप्स को आती है कि जो लोग पढ़ाई में अच्छे हैं, पुराने टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं, रसूखदार लोग हैं, तो उनके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे, ठीक है, लगभग ऐसा होता है। 90% ऐसे लोग होते हैं जो रसूखदार लोग होते हैं। जो वनरेबल ग्रुप है ना उसको सबसे बड़ा चैलेंज आता है, जो गरीब लोग हैं उनको सबसे बड़ा चैलेंज आता है, जो अनपढ़ लोग हैं उनको सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि वो ये डॉक्यूमेंट सबमिट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो और हो सकता है कि वो सबमिट ना कर पाए, उन्हीं का वोट कट गया हो। लेकिन चुनाव आयोग के लिए एक गरीब और एक अमीर के बीच में एक सिर्फ और सिर्फ एक भारत के अंदर एक वोटिंग राइट ऐसा है जो गरीब को भी एक ही वोट का अधिकार देता है और अमीर को भी एक ही वोट का अधिकार देता है। ऐसा नहीं कि किसी के पास 100 करोड़ की वेल्थ है तो उसको 2 वोट डाले दिए जाए, किसी के पास 10 रुपए की वेल्थ है उसको 1 वोट डाले, नहीं, सबके लिए एक वोट की कीमत एक ही है। ऐसा नहीं है कि वो चेंज हो रही है। तो इसलिए ये है। तो की स्टैटिक्स ये कहते हैं, मैं मतलब कंक्लूजन जो वे फॉरवर्ड के लिए होता है, तो एसआईआर एसेंशियल होनी चाहिए इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को बनाए रखने के लिए, बट बिल्कुल एक जो दायरा इलेक्शन कमीशन ने चूज कर रखा है उसके अंदर रह के करी जाए। मस्ट बी बैलेंस एक्यूरेसी विद इंक्लूजन, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नीडेड है कि भाई ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए कि भाई हम क्यों क्या कर रहे हैं वो लोगों को पता हो, और अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि अगर कोई गलती हो तो चुनाव आयोग उसकी अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार रहे। पॉलिटिकल कंसर्न्स जो भी हैं तो वो इंपॉर्टेंट है कि उनको गैदर किया जाए, मतलब उनको सोल्व किया जाए, रादर देन कि एलिगेशन खेलने के बजाय उनको सोल्व किया जाए ताकि क्रेडिबिलिटी बढ़ जाए लोगों के लिए, ठीक है। अभी केसेस हैं वो जुडिशियल ओवरसाइट अभी चल रही है, तो उसके ऊपर अभी कुछ भी कमेंट करना बेनिफिट नहीं होगा। तो ऑनगोइंग जुडिशियल ओवरसाइट है जो फेयरनेस को बढ़ाने के लिए काम कर रही है, तो ये है ये मतलब सॉरी ऑनगोइंग जुडिशियल ओवरसाइट है जो इंश्योर कर रही है कि फेयरनेस ऑफ द इलेक्शन बना रहे। तो दैट्स वाई उसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे क्योंकि केस है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। तो अभी जब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ जाए तो वी डोंट नीड टू बी कमेंट ऑन इट, उसके ऊपर कमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। नाउ यू डिसाइड कि आप अपोजिशन पार्टी को सही मान रहे हैं या पोजीशन वाली पार्टी को सही मान रहे हैं, ठीक है, जो सत्ता में बैठा हुआ पक्ष है उसको या अपोजिशन को, ठीक है। तो आप किसके फेवर में है, आपको एसआईआर समझ में आ गया या नहीं आया है, ठीक है। और अगली वीडियो हम किस टॉपिक को आप समझना चाहते हैं, आप टॉपिक कमेंट करके बताएं कि आप इस टॉपिक को समझाएं, हम इसको बिल्कुल आसान भाषा में और आसान तरीके से आपको समझाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से बिल्कुल एक डाटा और फैक्ट के साथ आपको बताएंगे। तो आप प्लीज हमें बताइए कि ये आपको कौन से टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो चाहिए। धन्यवाद। मेरा नाम ललित कुमार। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।